ये उस दहशत भरे नाम की कहानी है जिसने 1.5 दशक तक दक्षिण के 2 राज्यों की सरकारों की सांसों को सांसत में रखा। वो जिसने डीएसपी को किडनैप करके 1000 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसने दाई को इशारा किया और अपनी दुधमुही बच्ची को मरवा डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जंगल में उसे तलाशती पुलिसिया बूटों की आवाज, रोती हुई बच्ची की आवाज सुनकर उसके नजदीक आ जाए। ये वीरप्पन की कहानी है, वो हत्यारा जिसने एक फॉरेस्ट अधिकारी की हत्या की और उनके सिर को धड़ से लगकर उससे फुटबॉल की तरह खेलता रहा, जिसे साल 2004 में अक्टूबर के एक दिन 338 राउंड फायर के बाद मार डाला गया। आज उसी वीरप्पन के आतंक की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर समझ आएगा कितना खतरनाक था वो दौर। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। इसमें होती है किताब और एक कहानी। आज की किताब है वीरप्पन को मारने वाली तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया रहे के विजय कुमार की लिखी किताब वीरप्पन चेजिंग दी ब्रिगांड। इसे छापा है रूपा प्रकाशन। अब 90 के दशक के शुरुआती बरसों की वो कहानी जिससे सिहर गई थी पुलिस फोर्स। तारीख 19 मई 1992, वक्त रात के 1 बजे। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक और डरावनी रात हो। कांस्टेबल राचप्पा ने जम्हाई ली और रामापुरा पुलिस स्टेशन के बरामदे में बैठ गए, जहां वो गार्ड ड्यूटी पर थे। उनके 5 साथी गहरी नींद में सो रहे थे। 2 पुलिसकर्मी थाने के अंदर थे। वीरप्पन के खतरे से निपटने के लिए एक वैन सड़क के उस पार खड़ी की गई थी। सब इंस्पेक्टर रचैया अपने घर में थे, जो पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था। किसी को कुछ पता नहीं था। एक परछाई से एक खाकी वर्दीधारी आकृति उभरी। उसके एक इशारे पर कुछ लोगों ने चुपचाप थाने को घेर लिया। फिर उस आदमी ने अपनी राइफल उठाई और चिल्लाया, कोलुंगदा और उत्थन थप्पा में, माने सभी लोगों को मार डालो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। दर्जनों गोलियों की आवाज से रात की शांति भंग हो गई। बरामदे की फर्श पर सो रहे ज्यादातर पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उनमें से एक कांस्टेबल नागेश ने बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके बाएं हाथ में चोट लग गई और वो जमीन पर गिर गए। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को थाने में खड़ी एसआई की मोटरसाइकिल तक खींच ले गए और उसके पीछे छिप गए। एसआई सुब्बाना और कांस्टेबल बसव राजू, जो उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर थे, उन्होंने तुरंत दरवाजे बंद किए और जवाबी फायरिंग की। कुछ गोलियां दरवाजों को भेदने में कामयाब रहीं, लेकिन सौभाग्य से उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी। वीरप्पन और उसके लोग स्टेशन के करीब पहुंच गए। वो एक गोदाम में घुस गए और 6 बंदूकें और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें से कुछ माल वो था जिसे पुलिस ने गिरोह से ही जब्त किया था। पुलिस स्टेशन के अंदर बसव राजू ने बदहवासी में वायरलेस सेट चालू कर दिया। नजदीक के पुलिस स्टेशन हन्नूर में, जो लगभग 18 किलोमीटर दूर था, उन्हें एक SOS मिला। इंस्पेक्टर वेंकट स्वामी ने जल्दी से कुछ लोगों को इकट्ठा किया और रामापुरा की ओर भागे, मगर वेंकट स्वामी ने वहां जाते वक्त दिमाग लगाया। छोटी टीम होने के बावजूद वो वायरलेस सेट पर चिल्लाए, मैं बड़ा ज़ाब्ता लेकर आ रहा हूं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तब तक लड़ते रहो। किस्मत से वायरलेस सेट रामपुरा पुलिस स्टेशन में खिड़की के पास रखा था और फुल वॉल्यूम पर सेट था। गोलियों की बौछार के बावजूद भी वीरप्पन ने वेंकट स्वामी को सुन लिया और उसने तुरंत अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया और वहां से निकल गया। वेंकट स्वामी की ट्रिक काम कर गई। उन्होंने बताया कि जब तक वो अपने लोगों के साथ पहुंचे, तब तक डाकू वापस जंगल में जा चुके थे। बरामदे में 5 लाशें थीं, मगर इस एक मामले से वीरप्पन का खौफ स्थापित हो गया था। अब वो कहानी जिसमें वीरप्पन ने एसपी हरिकृष्णा और उनके मातहत शकील अहमद को जाल में फंसाकर उनकी हत्या की थी। अगस्त 1992, अन्ना वो फिर से काम पर है। वीरप्पन के एक आदमी ने कहा, यही वो आदमी है जो इन दिनों शकील अहमद से मिल रहा है। वीरप्पन ने ध्यान से देखा, फिर बोला, शकील अहमद? क्या वो वही अफसर नहीं है जिसने मेरे मरने तक शादी ना करने की कसम खाई है? उसके गरीब माँ बाप को अपने बेटे की शादी देखने की खुशी कभी नहीं मिलेगी, ये वीरप्पन ने बोला। जैसे वीरप्पन के आदमी उसे अकेला छोड़कर चले गए, वीरप्पन के दिमाग में पिछले कुछ महीनों की घटनाएं कौंध गई। लगभग 1 महीने बाद रामापुरा पर उसके हमले के बाद 15 जून को STF ने नल्लूर गांव में उसके गिरोह के कुछ सदस्यों को मार गिराया था। वे उन ग्रामीणों पर भी कड़ी नजर रख रहे थे जिन पर उसे राशन मुहैया कराने का संदेह था। इससे उसका गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, मानो उसके आदमियों को मारना पर्याप्त नहीं था। शकील उसकी आपूर्ति लाइनों को भी काटने की कोशिश कर रहे थे। वीरप्पन ने सोचा, मुझे निर्णायक रूप से जवाबी हमला करना होगा और इसको हमेशा के लिए खत्म करना होगा।
लेकिन कैसे? वो घंटों वही बैठे सोचता रहा, योजना बनाता रहा। आखिरकार उसने एक प्लान बना लिया था। ये सबसे बड़े धोखे की शुरुआत थी। अगली सुबह वीरप्पन ने एक पुलिस के खबरी के घर की दहलीज लांघी। उसके पीछे भारी हथियारों से लैस लोग भी थे। उसको पकड़ लिया गया और उसे छत से उल्टा लटका दिया गया। उसके परिवार को बंदी बना लिया गया। वीरप्पन उसके पास गया, उसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया और गुर्राया, मुझे पता है कि तुम उस शकील के लिए मुखबिर के रूप में काम कर रहे हो, इसलिए इसे नकारने में मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम बस अब देखते रहो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया करने जा रहा हूं। वो गिड़गिड़ाया और अंततः वीरप्पन ने उसे अपने बड़े प्लान का मोहरा बना लिया। कुछ घंटों बाद वो मुखबिर शकील अहमद के दफ्तर गया और बोला, मेरे पास कुछ रोमांचक खबर है सर। वीरप्पन का भाई अर्जुनन पास में ही डेरा डाले हुए है। उसके पास करीब 40 किलो के हाथी दांत हैं और वो खरीदार के लिए बेताब है। मैंने एक सौदा तय करने की पेशकश की है, ये उसे पकड़ने का बढ़िया मौका है। शकील उछल पड़े, बोले, हम तुरंत जाएंगे। उन्होंने कहा, लेकिन वीरप्पन के नए मोहरे का काम पूरा नहीं हुआ था। उसने शकील से कहा, सर शर्त है कि खरीदारों को सफ़ेद कार में सफ़ेद कपड़े पहन कर आना होगा। क्या ख्याल है कि हम लोग आगे चलें और आपके आदमी कुछ दूरी पर पीछे चले? एक बार जब हम अर्जुनन से संपर्क कर लेते हैं तो आपके लोग मौके पर पहुंच सकते हैं और उसके गिरोह को पकड़ सकते हैं। अपने मुखबिर पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होने के कारण शकील सहमत हो गए। फिर उन्होंने अपने सीनियर एसपी हरिकृष्ण को फोन कर इस प्लान की जानकारी दी और वो भी इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। अगले दिन एसपी हरिकृष्ण, शकील और मुखबिर एक सफेद राजदूत में मीनियम नाम की जगह के लिए रवाना हुए। उनके साथ कार में 3 और कांस्टेबल भी थे। एसपी हरिकृष्णा गाड़ी चला रहे थे। उनकी गोद में AK-47 थी। दोपहर करीब 1 बजे वे सड़क पर एक मोड़ के पास पहुंचे। हरिकृष्ण ने देखा कि कुछ चट्टानें रास्ता रोक रही हैं। यह मुखबिर के लिए एक इशारा भर था। उसने कहा, मैं चट्टानें हटा दूंगा। जैसे ही कार धीमी हुई, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसे इतनी जल्दी क्या है, शकील ने सोचा, और फिर सच्चाई उनके सामने आ गई। वो एक सफ़ेद कार में थे, वो सभी सफ़ेद कपड़े में थे, लेकिन मुखबिर ने अपने कंधे पर चमकीला लाल तौलिया लपेट रखा था। ये एक जाल है, शकील ने हरिकृष्ण से चिल्लाकर कहा। दोनों लोगों ने अपने हथियार निकाले, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कार पर गोलियों की बौछार हो गई। दोनों ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। वीरप्पन के गिरोह के पास अभी भी पुराने हथियार थे। जैसे ही गोलियों की बौछार के बीच कार झटके खाने लगी, वीरप्पन ने संतुष्टि से सर हिलाया। उससे कोई भी नहीं बच सकता था, उसने सोचा। तभी तेज रफ्तार लॉरी की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। उसने अपने आदमियों को छिपे रहने का संकेत दिया। लॉरी तेजी से आगे बढ़ी। गोलियों की आवाज़ सुनकर अंदर मौजूद पुलिसकर्मी घबरा गए। जैसे ही वे उस जगह पहुंची जहां कार रुकी थी, वीरप्पन ने फिर इशारा किया। तुरंत लकड़ियां नीचे फेंक दी गईं, जिसके पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। वीरप्पन के लोगों ने एक बार फिर से गोलियां चला दी, जबकि पुलिसकर्मियों ने खुद को छुपाया और जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर बाद एक और गाड़ी आती सुनाई दी। वीरप्पन ने अपने आदमियों को संकेत दिया और वे वापस जंगल में भाग गए। इस हमले की जांच वेंकट स्वामी द्वारा की गई थी। वही व्यक्ति वायरलेस सेट पर जिसकी आवाज़ ने उस दिन कुछ पुलिस वालों को बचा लिया था जब वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। बताया जाता है कि इस गोलीबारी में दोनों अधिकारियों के अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस समय मुखबिर की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वीरप्पन का एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ, जिससे उसका आतंक और बढ़ गया। हरिकृष्णा की मौत ऐसी पहली घटना थी जब कर्नाटक में किसी अपराधी के साथ मुठभेड़ में कोई एसपी लेवल का अधिकारी मारा गया था। 15 अगस्त का ध्वजारोहण उनके सहयोगियों के लिए एक कठिन दिन था, लेकिन वीरप्पन का सबसे बड़ा नरसंहार अभी बाकी था। ये गुड फ्राइडे का नरसंहार है, जिसमें IED ब्लास्ट के जरिए 22 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये कहानी कभी और, कहानी कोकून ऑपरेशन की भी सुनाएंगे, जब वीरप्पन को उसी आंख में गोली लगी जिसके इलाज के लिए वो जंगल से बाहर आया था। पर किताबी बातें में आज के एपिसोड फिलहाल इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगुरिया ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।